हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला एवीएस की पाठशाला में। मैं मयंक और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोग जो फाउंडेशन कोर्स हमारा चल रहा है वहाँ पर हमें फिजिक्स का जो क्लास 10th सारे चैप्टर वाइज आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप मेहनत से पढ़ते रहिए और अपने कमेंट शेयर करते रहिए। आपके क्वेश्चन यूपी बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड हैं, उनमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी भी स्थिति में हमें इस बार 95% से कम नहीं लाने हैं। हमारे जो नंबर होने चाहिए वो 95% प्लस होने चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है या फिर प्रीवियस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप उसको शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ चीज़ें आगे बढ़ने से पहले हमें जान लें जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, क्योंकि अगर हमें वो पता नहीं होगा तो आगे समझ में आने में थोड़ी समस्या रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे, 9 पॉइंट हैं, लेकिन ये पॉइंट है किस चीज़ के? तो हमने आपको समझाया था कि अगर हमारे पास एक गोलीय दर्पण है, ठीक है, और ये दर्पण कौन सा है? ये एक अवतल दर्पण है। अब इस दर्पण का एक मध्य बिंदु होगा। ठीक, इस मध्य बिंदु को हम क्या बोलेंगे? पोल। पोल यानी कि क्या? ध्रुव। ठीक है, इस दर्पण को हम क्या बोलेंगे? पोल यानी कि ध्रुव। अब यहाँ पर ये हमें दिख रहा है कि ये दर्पण किसी खोखले गोले का ये एक भाग है। अगर खोखले गोले का ये भाग है दर्पण, तो यहाँ पर इसका कोई एक केंद्र होगा। ठीक, हम मान लेते हैं केंद्र है C, और ये क्या होगा? ये होगा आपका वक्रता केंद्र। जिसने पहले पढ़ा हुआ है उसे ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो जाकर देखिए, और फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूँ, आप सुनते रहिए और चित्र देखते रहिए। अब जो ये केंद्र है और ये जो ध्रुव है, इनके जो बीच की दूरी है, ठीक, इनके बीच की जो दूरी है ये आपकी क्या होगी? ये होगी वक्रता त्रिज्या। किसके किसके बीच की दूरी? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी आपकी होगी वक्रता त्रिज्या। अगला पॉइंट हमारा है अभिलंब। अभिलंब जो होता है, अगर यहाँ पर वक्रता केंद्र है, आप देखिए ये आपका वक्रता केंद्र है, इस पूरे दर्पण में, मतलब ये दर्पण हम मान लेते हैं क्या है? mm'। इस पूरे दर्पण में कहीं पर कोई बिंदु होगा, तो जब उसको हम वक्रता केंद्र से मिलाएंगे तो वह हमारा क्या होगा? अभिलंब होगा। ठीक है, जो रेखा होगी उस बिंदु पर क्या होगी? अभिलंब होगी। और वह रेखा किसको किसको मिलाएगी? वह रेखा मिलाएगी वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र को बिंदु से। ठीक, और वह बिंदु कहाँ स्थित होगा? वह बिंदु स्थित होगा इस अवतल दर्पण पर। अब अगला पॉइंट है मुख्य अक्ष। अगर हम वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं कुछ इस प्रकार, हमने क्या किया है? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए एक रेखा खींची है, तो यह रेखा जो होगी यह आपकी क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। समझ गए होंगे आप। अगला पॉइंट है दर्पण का द्वारक। अगर यहाँ पर हम दर्पण अपना देख रहे हैं क्या है? mm' है, तो ये mm' जो है इसका जो व्यास होगा ये आप ये आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा द्वारक। और ये किसका द्वारक है? दर्पण का द्वारक है। अगला आता है मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस समझने के लिए, जैसे देखिए हमारा ये एक दर्पण था, एक हमारा ये दर्पण था, और इसका एक मुख्य अक्ष होगा। अब अगर इस दर्पण का ये मुख्य अक्ष है, हम मान लेते हैं कुछ समांतर रेखाएं मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं। ठीक,
परावर्तन के पश्चात वो एक बिंदु से गुजरेंगी, कुछ इस प्रकार। तो जिस बिंदु से गुजरेंगी इसको हम क्या बोलेंगे? फोकस, या फिर हम क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे हम? मुख्य फोकस। समझ गए होंगे आप? मुख्य फोकस। अब 7 पॉइंट तो हम समझ गए हैं। अब इस फोकस से इस ध्रुव के बीच की जो दूरी है, इस फोकस से इस ध्रुव के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फोकस दूरी। कहां से कहां तक की दूरी को? फोकस से लेके ध्रुव तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है फोकस तल। अगर हमारे पास कोई दर्पण है, जैसे यहां पर हमने देखा हमारे पास क्या दर्पण था? mm' था। तो इस दर्पण में एक हमारे पास एक मुख्य अक्ष था। अब इस मुख्य अक्ष पर अगर हम कोई भी, इस मुख्य अक्ष पर हम कोई भी लंबवत रेखा खींचते हैं तो वह हमारा क्या कहलाएगा? फोकस तल, यानी कि कुछ इस प्रकार। समझ गए होंगे? अगर वो फोकस से होते हुए एक लंबवत रेखा खींच रहे हैं तो वह हमारा क्या कहलाएगा? मुख्य वो फोकस तल। चलिए, सारे पॉइंट आप समझ गए होंगे। दर्पण का ध्रुव यानी कि क्या? दर्पण के मध्य बिंदु, जो आप इस दर्पण का मध्य बिंदु होगा वो दर्पण का ध्रुव होगा। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र ये जो दर्पण है किसका है? भाग है, खोखले गोले का भाग है। तो इसकी जो मध्य, जो इसका केंद्र होगा वो आपका क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता केंद्र से जब हम इस पूरे दर्पण में किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को खींचेंगे तो वह आपकी रेखा क्या रहेगी? अभिलंब रहेगी। किस पे रहेगी? उस बिंदु पर रहेगी। जब हम वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए कोई रेखा खींचते हैं तो वह हमारी क्या कहलाएगी? वह आपकी कहलाएगी मुख्य अक्ष। दर्पण का व्यास क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक। जब कोई प्रकाश किरण समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आते हुए अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है तो वह आपका क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। और यहां पर फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। और जब हम फोकस के अभिलंब, मतलब इस मुख्य अक्ष के अभिलंब फोकस से जाती हुई कोई लंबवत रेखा खींचते हैं तो आपका क्या कहलाता है? फोकस तल। आप सारे पॉइंट समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। अब देखिए, जब भी कोई गोलीय दर्पण है, मान लेते हैं गोलीय दर्पण अवतल दर्पण हो सकता है या फिर उत्तल दर्पण हो सकता है, तो वहां पर प्रतिबिंब बनने के लिए कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। मतलब कि अगर गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है तो उनके 3 नियम हैं और उन 3 नियमों में किन्हीं 2 नियमों का हम प्रयोग करके हम प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता है। पहला नियम हमें यह कहता है कि अगर हम ले लेते हैं क्या? एक ले लेते हैं दर्पण, और एक कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अगर ये दर्पण है तो इसका ये ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है। इतनी चीजें तो आप समझ ही गए होंगे। अब यहां पर कह रहा है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा आती है, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा आ रही है तो वह किससे होकर गुजरेगी? परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर गुजरेगी। अगर फोकस से होकर गुजरेगी यहां पर, तो यह आपका कौन सा नियम है? प्रथम नियम है। पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। और ये बात किसकी हो रही है? अवतल दर्पण से। लेकिन अगर हम यहां पर उत्तल दर्पण अपना ले लें, कुछ इस प्रकार, हमने अगर उत्तल दर्पण लिया, ये क्या हो गया? उसका मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया पोल। कह रहा है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो हमें पता है कि क्या होगी? वो डाइवर्ज होगी परावर्तन के पश्चात। और अगर परावर्तन के पश्चात ये डाइवर्ज हो रही है,
अगर परावर्तन के पश्चात वो डाइवर्ज हो रही है तो सीधी सी बात है कि वो कहीं मिलेगी नहीं, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होगी। तो कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी? फोकस पर। ठीक, ये बिंदु क्या है? फोकस है, यानी कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और ये बात किसकी हुई है? उत्तल दर्पण में। अब यहाँ पर पहला नियम हम समझ गए होंगे कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वह किससे होकर गुजरती है? फोकस से। लेकिन किसमें? अवतल दर्पण में। और मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत कब होती है? उत्तल दर्पण में। समझ गए होंगे आप। यहाँ पर आप लिख लीजिए कौन सा दर्पण है। ये आपका हो गया अवतल दर्पण और ये आपका क्या हो गया? उत्तल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम है कि अगर हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, यानी कि ये हो गया पोल हो गया आपका। अब यहाँ पर ये इसका फोकस है। अगर कोई प्रकाश किरण, मान लेते हैं कि वो फोकस से होकर गुजरती है, कुछ इस प्रकार कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है, तो जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समझ पा रहे हैं आप कि हमने क्या लिया हुआ है? एक अवतल दर्पण लिया है। और द्वितीय नियम हमें ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजर रही है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। और ये अवतल दर्पण की बात थी। अब चलिए उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक उत्तल दर्पण बना लेंगे। ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब हमें पता है कि इसका फोकस यहाँ पर स्थित होगा, यानी कि हमारी प्रकाश किरण कुछ इस तरह आपतित होगी। और आपतित हो, जब भी इस दर्पण पर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। क्या कोई दिक्कत है इसमें? ये हमारा क्या, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अब चलिए रूल देखते हैं। दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये कौन सा नियम है? ये है आपका द्वितीय नियम। समझ गए होंगे। चलिए तीसरा नियम जल्दी से देख लेते हैं। तृतीय नियम है कि अगर हम बना लेते हैं फिर से क्या, एक अवतल दर्पण। हमने क्या बनाया? एक अवतल दर्पण बनाया और हमें पता है कि ये इसका मुख्य अक्ष है, ये हो गया पोल। अगर ये पोल है, ये मुख्य अक्ष है, तो यहाँ पर आपका फोकस होगा और यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र होगा। अगर कोई प्रकाश किरण, हम मान लेते हैं कि वो वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। कहाँ से होकर गुजर रही है? वक्रता केंद्र से। तो वह परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट जाएगी। और ये बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है आपके अवतल दर्पण की। और अब हम क्या देखेंगे? हम अपना देखेंगे उत्तल दर्पण। तो हमने ये बना लिया है उत्तल दर्पण। ये हो गई मुख्य अक्ष और ये हो गया उसका ध्रुव। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर ये C क्या है? ये है वक्रता केंद्र। अगर कोई प्रकाश किरण, देखिए इसको सही करते हैं, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो, या फिर गुजरती हुई प्रतीत होगी, तो वो वापस उसी मार्ग में लौट जाएगी। और ये कौन सा नियम है? तीसरा नियम है। आप दोनों चित्रों में समझ पा रहे होंगे। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। अब पहला, दूसरा, तीसरा तीनों नियम आप समझ गए होंगे। जल्दी से रिवाइज करते हैं तीनों नियम एक बार फिर। पहला नियम कह रहा है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वह परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से। या फिर
फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। ये आप दोनों स्थितियां समझ गए। चलिए जल्दी से देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम कह रहा है प्रकाश की किरण अगर प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम हमको पता है कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो वापस अपने ही मार्ग में लौट जाती है। ये आपको दिख रहा होगा, समझ रहे हैं ना आप। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हमें नियम पता चल गए हैं। अब इन तीनों नियमों में से किन्हीं दो नियमों का प्रयोग करके हम क्या पता कर सकते हैं कि हमारा इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अब गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा तो हमें पता है कि प्रतिबिंब जो बनेगा एक तो अवतल दर्पण द्वारा, दूसरा उत्तल दर्पण द्वारा। अब प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि तीनों नियम क्या क्या हैं, वो आप सीख गए हैं अभी तक। चलिए देखते हैं। जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, देखिए आप कुछ चीजें समझ लीजिए इसमें कि अगर हम दर्पण ले लेते हैं, अपना दर्पण ले लेते हैं और दर्पण में हमको पता है कि ये पोल हो गया आपका, ये फोकस हो गया आपका, ये वक्रता केंद्र हो गया आपका और बहुत दूर अनंत हो गया। हम अगर वस्तु को रखते हैं तो वस्तु की स्थिति क्या क्या हो सकती है। पहली स्थिति हो सकती है कि वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, यानी कि काफ़ी दूर स्थिति हो। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि वह वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य स्थित हो। अनंत के मध्य कहाँ पर स्थित हो, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य। तीसरी स्थिति हो सकती है कि वह वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ठीक, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अगली स्थिति हो सकती है कि वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो। कहाँ पर, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो। पांचवी हो सकती है कि वह फोकस पर स्थित हो और छठवीं स्थिति हो सकती है फोकस और पोल के मध्य। ये 6 स्थितियां हो सकती हैं और इन्हीं 6 स्थितियों को हमें सीखना है। किरण आरेख बनाने को आपके परीक्षा में पूछा जाता है, किरण आरेख बनाने के लिए कहता है आपके पेपर में। तो हमें यहाँ पर पहले ये जान लेना होगा कि वस्तु किस किस जगह पर स्थित हो सकती है और अगर वस्तु को हम अलग अलग जगह पर रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बनेगा। 6 स्थितियां आप समझ गए होंगे। जल्दी जल्दी स्थितियां देख लेते हैं और हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है ये देख लेते हैं। चलिए, पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, ठीक। अगर वस्तु अनंत दूरी पर स्थित है तो हम मान लेते हैं कि उसके शीर्ष से 2 समांतर रेखाएं आ रही हैं। पहली समांतर रेखा जो है वो कहाँ से होकर गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। और जब फोकस से होकर गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर हुई जा रही है, ठीक। दूसरी जो समांतर रेखा आ रही है वो कहाँ से होकर गुजर रही है, वक्रता केंद्र से। और हमें पता है कि अगर कोई भी किरण जो होगी वो वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाएगी। और हम देख रहे हैं कि ये दोनों कहीं पर मिल रही हैं। ये कहाँ पर मिल रही हैं, फोकस पे ये दोनों किरणें मिल रही हैं। यानी जो प्रतिबिंब आपका AB है, वस्तु जो आपकी AB है उसका प्रतिबिंब A' B' कहाँ बन रहा है, फोकस तल पर बन रहा है। तो आप पेपर में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वस्तु की स्थिति, पहला पॉइंट आपका रहेगा। दूसरा पॉइंट आपका रहेगा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तीसरा पॉइंट आपका रहेगा प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार। और आपका चौथा पॉइंट तो आपको पता ही है कि ये आपका क्या हो गया है, ये आपका है किरण आरेख। आपको ये पेपर में बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर वस्तु की स्थिति में आप क्या लिखेंगे, तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर स्थित है, अनंत पर, तो आप लिखेंगे कहाँ पर है, अनंत पर है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, फोकस तल पर है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फोकस तल पर।
प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार कैसा है? तो जो हमारा ये प्रतिबिंब बन रहा है ये कैसा है? वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर आपको वास्तविक प्रतिबिंब नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, हम आपको वास्तविक और आभासी में अंतर बता देंगे। तो ये प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक प्रतिबिंब है। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वस्तु कुछ इधर है और उसकी इमेज कुछ इस तरफ है, यानी जो बनेगी वस्तु वो कैसी बनेगी? उल्टा बनेगी। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। आकार आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी हाइट कितनी है और इसकी हाइट कितनी है, यानी कि वस्तु से छोटा। वस्तु से क्या? छोटा। इसको सही करते हैं, वस्तु से छोटा। समझ गए होंगे आप। आपको तीनों पॉइंट लिख के आने हैं पेपर में। किरण आरेख आपको लिख के आना है। किरण आरेख बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर प्रतिबिंब की स्थिति फोकस तल पर है तो हमारा जो किरण आरेख है वहीं पर बनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। अब यहां पर देखिए, वस्तु AB जो है वो वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य कहीं पर स्थित है। अब हम इसके शीर्ष से देख रहे हैं कि दो किरण जो हैं गुजर रही हैं। पहली किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर कुछ इस प्रकार जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर है। जब ये इधर गुजर के आ रही है तो हमने इसको बना लिया। फिर हम देखेंगे कि इसके शीर्ष से जो दूसरी किरण गुजर रही है वो कहां से गुजर रही है? वक्रता केंद्र से। और जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो वापस परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट जाएगी। जब वापस उसी मार्ग में लौट जाएगी तो ये देखिए यहां पर ये आपस में मिल रही हैं। और ये स्थिति कहां पर है? ये आपकी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। तो पहला पॉइंट आपकी क्या हो जाएगी? वस्तु की स्थिति। तो वस्तु की स्थिति जो है वो आपकी हो जाएगी अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य। अब आप वस्तु की स्थिति आपने लिख लिया है। प्रतिबिंब की स्थिति में आप क्या लिखेंगे? तो प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य। तीसरा आप क्या लिखेंगे? हमने क्या लिखा है? ये वस्तु की स्थिति, ये प्रतिबिंब की स्थिति। अब हमें लिखना है प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? वो आपकी है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। समझ गए आप? चलिए जल्दी से तीसरी स्थिति देखते हैं। अब देखिए, यह वस्तु कहां पर स्थित है? यह वस्तु स्थित है वक्रता केंद्र पर। ये वस्तु क्या है? AB है। यह वस्तु कहां पर स्थित है? वक्रता केंद्र पर। अब इसके शीर्ष से जब प्रकाश किरण निकल रही है तो पहली प्रकाश किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर है। परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? फोकस से। हमें कैसे पता है? हमें पता है अपने परावर्तन के नियम से, क्योंकि हमने तीनों नियम पढ़े हुए हैं। तो जब हमने देखा कि परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर गुजर रही है, दूसरी प्रकाश किरण जो फोकस से होकर गुजरती है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और ये दोनों किरणें आपस में एक जगह पर मिलती हैं और वो जगह कहाँ पर है? वो है आपका वक्रता केंद्र। अब आप लिखेंगे वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? तो प्रतिबिंब की स्थिति भी आपकी है वक्रता केंद्र पर। तीसरा आपका क्या है? प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर। वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि किरण आरेख बनाइए जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर अवतल दर्पण में बन रहा है, तो आपको यह किरण आरेख बनाना पड़ेगा। चलिए जल्दी से अगली स्थिति देखते हैं। चौथी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो। अब यहाँ पर
ये आपका वक्रता केंद्र, ये आपका फोकस, इसके मध्य हमारी वस्तु AB स्थित है। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। हमने कुछ ऐसे बना लिया। दूसरी प्रकाश किरण जो फोकस से होकर गुजर रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और ये दोनों एक स्थान पर जाकर मिलेंगी और हमारे प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी। और हमारा प्रतिबिंब क्या है? A डैश B डैश। यानी कि हम क्या लिखेंगे कि जो आपके वस्तु की स्थिति है वो है आपके वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य। ये आपने लिख लिया। ये किसकी स्थिति है? ये आपके वस्तु की स्थिति है। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? प्रतिबिंब जो आपका बन रहा है वो है वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य। और हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है वो भी हम लिखेंगे। तो प्रतिबिंब जो हमारा बन रहा है वो है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। समझ गए होंगे आप। चलिए अगली स्थिति देखते हैं जल्दी से। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, अगर कोई वस्तु हमारी मुख्य फोकस पर स्थित हो तो क्या स्थिति होगी? चलिए, यहां पर इसके शीर्ष से जो पहली प्रकाश किरण है वह मुख्य अक्ष के समांतर है, यानी कहां से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण है वो क्या है? वो आपकी वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है, यानी परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी? वक्रता केंद्र से। अब ये दोनों क्या हैं? ये दोनों प्रकाश किरणें हो जाएंगी एक दूसरे के समांतर। और समांतर का मतलब ये होता है कि जो इसकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? वो अनंत पर बनेगी। ये माना जाता है कि उसकी इमेज जो बनेगी वो अनंत पर बनेगी। अब यहाँ पर हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि यहाँ पर वस्तु की स्थिति क्या है? तो वस्तु की स्थिति है फोकस पर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति है अनंत पर। और तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर है वो क्या था कि प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा। समझ गए होंगे। चलिए आखिरी स्थिति देखते हैं। अब यहां पर है कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो, अगर यह वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित है तो यहां पर हम देख लें पहली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण है वह वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। तो हम देख रहे हैं इन दोनों प्रकाश के मध्य अंतर बढ़ता जाएगा और अगर इनके बीच का अंतर बढ़ता जाएगा तो ये आपस में कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन जब इनको हम बढ़ाते हैं कुछ इस तरफ तो ये आपस में जाकर मिलती हुई प्रतीत होंगी और इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? A डैश B डैश। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की जो स्थिति है वो क्या है? फोकस तथा ध्रुव के मध्य। हमने क्या लिखा है? फोकस तथा ध्रुव के मध्य। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? तो प्रतिबिंब की स्थिति है दर्पण के पीछे अनंत तथा ध्रुव के मध्य। दर्पण के पीछे अनंत तथा ध्रुव के मध्य। और यहाँ पर यह आपकी इमेज की स्थिति हो गई। अब इमेज कैसी बन रही है? इमेज जो बनेगी आपकी यहाँ पर वो बनेगी आपकी आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। आप सारी की सारी स्थितियां समझ गए होंगे। अब अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आपका पहला काम यही है कि आप कमेंट करिए। आप कमेंट करेंगे, हमें पता चलेगा कि आपको इस टॉपिक में समस्या हो रही है। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप है, उसका आपको यहाँ पर QR कोड दिया है, QR कोड से स्कैन करिए,
टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और जल्दी से अपनी जितनी भी समस्याएं हैं हमारे साथ शेयर करिए। यहाँ पे सब्सक्राइब करने के लिए आपको बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने कर लिया होगा। और वीडियो को तुरंत लाइक करिए। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।